स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो एसओएल, एनसीवेब या जो रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेबस हैगा वो ऑलमोस्ट सेम है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये एनसीवेब के पेपर में भी आ सकता है, रेगुलर कॉलेज के में भी आ सकता है और एसओएल के स्टूडेंट्स में भी पूछा जा सकता है। तो नाउ यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर टॉप पे आप सभी कोई भी क्वेश्चन पेपर मार्केट से परचेज कर रहे हैं या किसी भी वीडियो में देख रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि भाई इस क्वेश्चन पेपर में कितने पेजेस हैं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ मेंशन होती है। इसके बाद में आप सभी को रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ पेपर होगा, ये भी आपको अपनी आंसर शीट में भरना होता है, ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे भरना होता है। इसके बाद में यूनिक पेपर कोड, ये आप लोगों का हो सकता है चेंज हो सकता है कि ये सिमिलर हो। इसके अलावा नेम ऑफ द पेपर या टाइटल ऑफ द पेपर सेम बात है, ये आप सभी को ये लिखना होता है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बाद में कोर्स का आपका क्या नेम है, ये पूरा कोर्स नेम है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का पेपर है आप सभी का, सीबीसीएस मोड का है। कौन सा सेमेस्टर है, तो ये 4th सेमेस्टर है। कितने घंटे का पेपर होने वाला है, तो 3 घंटे का पेपर होने वाला है। कितने मार्क्स का है, तो 75 मार्क्स का। बट ये रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं उनका 75 मार्क्स का आएगा। जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा 100 मार्क्स का ही होगा। अगर आप सभी के एसओएल के स्टूडेंट्स के एग्जाम में भी 75 मार्क्स लिखा हुआ है तो आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि आपके कोई भी असाइनमेंट के या अटेंडेंस के मार्क्स नहीं होते। जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें 5 मार्क्स जो होते हैं उनके अटेंडेंस के और 20 मार्क्स उनके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो वो 25 नंबर यहाँ हो जाते हैं, इसलिए आप पूरा 100 ही एज्यूम करके चलेंगे। इसके अलावा सबसे पहले ऊपर आप सभी को जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप सभी को ऊपर अपना रोल नंबर मेंशन करना होगा और यहाँ पर आप सभी को अपना पेपर जो है वो किसी भी एक लैंग्वेज में आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ये बात मेरे से पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में अब हमें बहुत दिक्कत हो रही है, क्या हम अपना पूरा पेपर हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो चाहते हैं कि पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में लिखें तो वो पूरा इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एडमिशन के टाइम पे आपने इंग्लिश मीडियम अटेंड किया है, फॉर्म भरने टाइम ऑप्शन को या फिर अब जो भी इच्छा से अनुसार आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न पत्र में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा का प्रयोग किया गया, परंतु एक में आपको आंसर देखना है। इसमें मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया आप सभी को इस वाले क्वेश्चन के अंदर 8 ही क्वेश्चन आए तो आप सभी को 4 ही क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5 क्वेश्चन करने होंगे और सभी जो क्वेश्चन है उसके अंक जो है वो बिल्कुल इक्वल है। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को याद रखना है कि जो भी एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर देखो रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए कि भाई 8 में से आपको 4 ही करने हैं, कोई भी 4 कर सकते हो। लेकिन जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 10 क्वेश्चन आएंगे और उन्हें 5 क्वेश्चन कोई भी अटेंड करने होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आप सभी के लिए क्या क्या क्वेश्चन आए, क्या क्या क्वेश्चन नहीं आया है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में परंपरागत यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों को वर्णित कीजिए। ये क्वेश्चन परंपरागत यथार्थवाद, पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझना है क्लासिकल रियलिज्म आपसे पूछा गया है या फिर आपसे ट्रेडिशनल रियलिज्म पूछा जाए या फिर आपसे पॉलिटिकल रियलिज्म पूछा जाए या फिर आपसे हंस जे मार्गेनथाउ के विचार पूछे जाए, तो वो सभी सेम चीज़ है। ये क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है, ये अलग अलग तरीके हैं आपसे पूछने के। तो यहाँ पर आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में परंपरागत यथार्थवाद यानी जो मार्गेनथाउ के जो सिद्धांत हैं वही आपसे इसके अंदर पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सभी ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसके अंदर आ रहे हैं सभी क्वेश्चन के आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक एक वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा मैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से ही बना दूंगा, आप उन प्लेलिस्ट के अंदर जाकर डायरेक्टली आप पूरी की पूरी क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स को देख सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको देखना आप वो वीडियो चालू करके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इमैनुअल वैलेस्टीन द्वारा प्रतिपादित विश्व व्यवस्था का सिद्धांत आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच आपसे इससे ही पूछा गया है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, इस अप्रोच की जगह पर इंग्लिश में आपसे थ्योरी भी लिखी हुई आ सकती है। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक तो इमैनुअल वैलेस्टीन की है जो कि पूंजी आदि व्यवस्था की है, इसकी वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोड कर रखी है और इसकी आलोचना भी हमने आप लोगों को बता रखी है। अगर आप लोगों को वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इमैनुअल वैलेस्टीन, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि जो ये इमैनुअल वैलेस्टीन है, इन्होंने अपने जो सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो अपने इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर 3 तरीके के देश हैं। एक पेरिफेरी कंट्री है, एक सेमी पेरिफेरी है,
और एक कोर कंट्री है। यानी विश्व में 3 तरह के देश होते हैं, एक विकसित, एक विकासशील और एक अल्प विकसित। ध्यान से देखना है आप सभी को, कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। तो कोर कंट्री जो है वो केंद्र कंट्री है, जो विकसित देश है वो क्या करती है, वो इन दोनों तरह की देशों से कच्चा माल खरीदती है और उन्हें किसी वस्तु में निर्मित करती है और इन देशों पर महंगे दामों पर बेचती है। तो ये इमैनुअल वैलेंस्टाइन का सिद्धांत था। ये पूरी एक्सप्लेन करके हमने बता रखा है कि किस तरीके से गरीब देशों का शोषण होता है, किस तरीके से अल्प विकसित देश गरीब देशों का वो भी शोषण करती है, और किस तरीके से विकसित देश अमीर और जो ऐसी देश समझे जाते हैं कोर कंट्रीज़, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में उनका ही वर्चस्व है। जैसे आज वर्तमान समय में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ये कंट्रीज़ हैं। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नव उदारवादी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स, इंडिपेंडेंस, नियो लिबरलिज्म या फिर न्यू लिबरल करके भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिबरलिज्म भी आ सकता है या लिबरल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जटिल आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, नो उदारवादी सिद्धांत, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसकी वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोड कर रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध के उद्भव के कारण बताने, यानी आपको वो सारे फैक्टर्स या वो सारे कारण, कॉजेस बताने हैं जिसकी वजह से कोल्ड वॉर एमर्ज हुआ। एमर्ज होने का मतलब है जिसकी वजह से जो कोल्ड वॉर है वो शुरू होता है। तो इसकी वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है कोल्ड वॉर से रिलेट करती हुई, और बाकी आप लोगों के लिए डायरेक्टली लगातार वीडियोज़ आ रही है। जैसे अभी इसमें आपसे क्या पूछा गया था, इमैनुअल वैलेंस्टाइन न्यू लिबरलिज्म पूछा गया है। इन दोनों की भी वीडियो अपलोड है, और भी क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, वो भी हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं। इसके बाद में गाइस ये 5th क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसमें पूर्व सोवियत संघ के विघटन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़े, यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को पता है कि भाई कोल्ड वॉर चल रहा था लगभग 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इस कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई थी, और जब ये अगर विघटित हुआ सोवियत संघ तो उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे क्या प्रभाव पड़े, तो पूरे विश्व में एकमात्र पूंजीवादी व्यवस्था बच गई। पूरी दुनिया पर अगर हम देखें तो अमेरिका का वर्चस्व हो गया, नए नए देशों का उदय हुआ। इसके अलावा वे सभी देश जो साम्यवाद को अपनाते थे तो उन देशों का पतन होना शुरू हो गया, उन्होंने भी धीरे धीरे पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ और भारत ने भी उदारीकरण की नीति इसी टाइम अपनाई। ऐसे विश्व में बहुत सारे देश थे जिन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि भाई सोवियत संघ के विघटन होने के बाद ही उन्होंने पूंजीवादी रुख अपनाना शुरू कर दिया। इनमें से और भी कई सारे देश हैं। जब इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तब आपको उसमें बता दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यूएनओ जो है वो एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आज यूएनओ जो है वो कई बारी, जैसे हम देखते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ था, एक 1998 में हुआ था, तो उस समय इराक के ऊपर जो कुछ भी हो रहा था, तो आज यूएनओ अपने स्वतंत्र होकर निर्णय ले पा रहा है। या यूएनओ के अंदर कई सारे नए देशों का भी शामिल होना, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता को बताइए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई प्रासंगिकता का मतलब होता है आज भी इसकी वैल्यू है कि नहीं। आप सभी को पता है कि गुटनिरपेक्ष जिसे हम नेम भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कोल्ड वॉर के बीच में हुई थी, और इसकी शुरुआत होने का मेन रीज़न यही बताया जाता है कि भैया पूरी दुनिया को एक तीसरा विकल्प देना था जो अमेरिका या सोवियत संघ के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। परंतु जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया है, शीत युद्ध खत्म हो गया, वैसे ये बात कही जाती है कि शायद अब जो गुटनिरपेक्षता है इसको भी खत्म होने जाना चाहिए, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या था, दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना है। इसीलिए इसका नाम गुटनिरपेक्ष था कि वे सभी देश जो अमेरिका या सोवियत संघ के गुटों में शामिल नहीं होना चाहते वो इसमें शामिल हो जाए। परंतु आज भी इसके बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है गुटनिरपेक्षता इसकी प्रासंगिकता है, और प्रासंगिकता नहीं भी है उसकी भी वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछता है तो वो क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझना है। बाकी हमारी ओर से आप लोगों के लिए तैयारी इसी तरीके से रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि माना जा रहा है समकालीन विश्व राजनीति में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है या उभरा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि भाई इंडिया एक इमर्जिंग सुपर पावर है, कैसे आप ये कह सकते हो आप, या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया जो है वो एक सुपर पावर है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन के लिए कर लेंगे।
इस क्वेश्चन की भी वीडियो जो है आप लोगों के लिए वो अपलोडेड है। इसके अलावा आप सभी से कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे केनेथ वॉल्ट्स का रियलिज्म में, केनेथ वॉल्ट्स के जो यहाँ पर क्या है नियो रियलिज्म में इनके जो विचार हैं, कल ही इसकी वीडियो आप सभी के लिए मैंने अपलोड करी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इससे पहले भी हमने जो हज़ारों स्टूडेंट्स ने देख रखी है उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन पर फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव यानी नारीवादी प्रोस्पेक्टिव आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को जे.एन. टिग्नर के विचार बताने, वो क्वेश्चन भी आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी के लिए कोल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड के क्या क्या कारण थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के आपसे ये पूछा गया है। इसके अलावा आपसे डिपेंडेंसी थ्योरी जो निर्भरता का सिद्धांत है आपसे ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वो थे जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी वीडियोस में क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ एक सोवियत संघ के विघटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़े, उस क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है। जितने भी क्वेश्चन आप सभी के इंपॉर्टेंट है मैं आप सभी के एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर्स के थ्रू कनेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने स्टडी चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी कोई भी क्वेरी हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।